इस लेक्चर में हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वेव फ्रंट क्या है ना, और उसके बारे में हम लोगों ने आइडिया गेन किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइगेन ने वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से लाइट के प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने क्या माना था कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिसके सारे पॉइंट्स क्या है, एक साथ एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको हाइगेन कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी सोर्स है, यानी वेव फ्रंट के सारे जो ऑसिलेटिंग पॉइंट्स हैं वो भी एज अ सोर्स ट्रीट हो रहा है, यानी वो भी अपना वेव फ्रंट खुद का क्रिएट करेगा, है ना। तो उन्होंने अपने पहले प्रिंसिपल में बताया कि ये जो ऑसिलेटिंग पॉइंट्स हैं, ऑल द ऑसिलेटिंग पॉइंट्स ऑफ द वेव फ्रंट आर टेकन एज सोर्स एंड टर्म्ड एज सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्स कौन हुआ? ओरिजिनल सोर्स, जहां से वेव जनरेट हुआ है, जहां से डिस्टरबेंस प्रोपगेट करना शुरू हुआ है। और वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी सोर्सेस कहलाएंगे। अब देखो, ये जो सेकेंडरी सोर्सेज है ये भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा। अब मान लो जैसे ये एक कोई वेव फ्रंट है, तो इसका कोई एक पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट कर लूं, यहां पर ये पॉइंट ऑसिलेटिंग पॉइंट है, तो ये भी अपना वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। अब इसका वेव फ्रंट किस शेप का होगा? पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल ही होगा। और ये जो स्फेरिकल बबल है, टाइम के साथ ये क्या कर रहा होगा? ये बढ़ता जा रहा है। अगर मुझे किसी बड़े टाइम के लिए देखना है तो इसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, और बड़े टाइम के लिए देखना है तो इसकी रेडियस और बड़ी लेंगे, है ना, क्योंकि ये बबल तो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। इस बबल्स को, यानी ये जो सेकेंडरी सोर्स है और ये जो अपना वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट, या फिर वेवलेट बोल देते हैं। अब आगे क्या बताया, इस आइडिया की मदद से आगे क्या एक्सप्लेन होगा? तो कहा कि अगर मुझे किसी एक समय पर वेव फ्रंट का पोजीशन और शेप पता हो, तो हम किसी अगले समय के लिए उसी वेव फ्रंट का नया पोजीशन और उसकी जो नई शेप होगी वो हम दिखा सकते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? बोला कि इफ पोजीशन एंड शेप ऑफ अ वेव फ्रंट इज नोन, then position and shape of wavefront at any further time can be given by envelope or tangency of all the secondary wavelets in the direction of propagation of wave। समझो बात को। क्या बोला? ये कह रहा है कि हम ऐसा मान लें कि ये हमारा एक वेव फ्रंट है, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट के हमने कुछ दो तीन पॉइंट्स ले लिए जो ऑसिलेटिंग पॉइंट्स हैं, राइट। जैसे एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट, वैसे तो सारे पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अब ये ऑसिलेटिंग पॉइंट्स अपना बबल क्रिएट कर रहा है, अपना स्फेयर क्रिएट कर रहा है, जिसको हम वेवलेट्स कह रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स तो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। मान लो कि ये किसी टाइम t पर है, हाँ, ये वेव फ्रंट की पोजीशन किसी टाइम t पर है। हम किसी नए टाइम t प्लस डेल्टा t पर देखना चाह रहे हैं, तो इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया? डेल्टा t। तो डेल्टा t टाइम में जो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, ये कितने बड़े रेडियस का वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, स्फेयर क्रिएट करेगा? तो अगर वेव की स्पीड v है तो ये रेडियस हो जाएगा v डेल्टा t। तो ये एक ना v डेल्टा t रेडियस का एक वेवलेट बना लिया। इसकी भी कितनी बड़ी हो जाएगी? उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इसकी भी कितनी? उतनी ही बड़ी हो जाएगी, हाँ या ना। तो ये जो हमने अभी क्रिएट किया है, यही हमारा क्या है? सेकेंडरी वेवलेट, वेव फ्रंट्स है या सेकेंडरी वेवलेट्स है या वेवलेट्स है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये जो रेडियस है ये कितना बड़ा है? v डेल्टा t रेडियस का है ना। और समझो, तो इससे हमें क्या आइडिया मिला? अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो वेव फ्रंट है, ये ग्रीन वाला वेव फ्रंट, इसकी नई पोजीशन क्या होगी? ये तो अभी तो मान लो ये है,
अभी तो ये है ना, लेकिन डेल्टा टी टाइम के बाद ये कहां होगा? तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये यहां होगा, है ना, यही इन्वेलप है। दिस इज द इन्वेलप और टेंजेंसी, राइट? ये जो हम लोग बात कर रहे थे इन्वेलप और टेंजेंसी, तो ये बता रहा है वेव फ्रंट एट टी प्लस डेल्टा टी। तो सिप भी पता चल गया वेव फ्रंट का, और हमें क्या पता चल रहा है? उसका पोजीशन भी पता चल रहा है। लेकिन इसमें है कि वेव की डायरेक्शन किधर थी, तो वो इधर थी। जिस दिशा में वेव प्रोपगेट कर रहा होगा उस डायरेक्शन में टेंजेंसी लेनी है। ये अगर वेव इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में लेनी है, इस डायरेक्शन में नहीं लेनी है। और वो क्यों नहीं लेनी है वो हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अगर वेव इधर प्रोपगेट कर रहा था तो फिर इधर लेते, इस तरफ नहीं लेते। ठीक है, तो ये जो इनका आइडिया था, इस आइडिया की मदद से हमें वेव का प्रोपगेशन समझ में आ जाता है। आओ आगे देखते हैं हम लोग। इसी बात को मैंने यहां एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब यहां समझो ये हमारा वेव फ्रंट है किसी टाइम टी पर, है ना, और ये हमने तीन जो डॉट्स यहां दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, राइट? और हम चाह रहे थे कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम में वेव का नया पोजीशन पता करें, है ना। तो हमारे पास जो ये पॉइंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी, इसका जो बबल है ये टाइम के साथ तो बढ़ता चला जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम में ये कितने बड़े रेडियस का बबल बनाएगा? तो भी डेल्टा टी रेडियस का बबल बनाएगा, जहां की स्पीड क्या है? v, वेव की स्पीड इनटू टाइम इंटरवल। अब उन सारे बबल्स को बना डालें, हमने तो कुछ ही लिए हैं क्लियरिटी के लिए। उन सारे को अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दें तो ये एक टेंजेंसी यहां क्रिएट हो जाएगी। इसी टेंजेंसी और इन्वेलप को क्या बोलते हैं हम लोग? कि ये वेव फ्रंट का नया पोजीशन है उस नए समय के लिए, है ना। इसकी क्लियरिटी और अगर बढ़ जाती अगर हम मल्टीपल बबल्स यहां पर ड्रॉ करते, तो मैं कन्वीनियंस के लिए उन मल्टीपल बबल्स को बना रहा हूं। बहुत सारे सोर्सेज, तो ये जो मैं कह रहा था कि ये इन्वेलप ऑलमोस्ट अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर अभी मैंने जो वेव फ्रंट लिया है टी टाइम पर, जो वेव फ्रंट लिया है, ये वेव फ्रंट हमने लिया है स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट? और इसके हमने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स क्या है? हमारा सेकेंडरी सोर्स है। और फिर डेल्टा टी टाइम में ये जो सोर्सेज हैं, ये अपना वी डेल्टा टी रेडियस का बबल क्रिएट्स करेगा, और इन बबल्स का अगर हम लोग एक इन्वेलप तैयार करें तो वो वेव फ्रंट बताएगा टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर। लेकिन इतना ख्याल रखना है कि इस नए इन्वेलप, ये जो टेंजेंसी ड्रॉ करेंगे, ये किस दिशा में लेना है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है उस डायरेक्शन में लेना है। यानी इधर वाला जो बनने वाला था, ये वाला, इसको लेना अलाउड नहीं है। यहां भी एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, लेकिन इसको लेना अलाउड नहीं है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखते हैं। समझना है, इस थ्योरी में एक ड्रॉबैक जैसा अपीयर हो सकता था। क्या ड्रॉबैक? कि ये कहा जा सकता था कि भाई यहां पर तो एक बैक वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है, ये जिसको तुम बोल रहे हो, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ बैक वेव फ्रंट। इसको हम लोग कह सकते थे कि ये बैक वेव फ्रंट। यहां पर भी हम इसको कह सकते थे कि ये एक बैक वेव फ्रंट बन रहा है। तो क्या रियलिटी में बैक वेव फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? तो यहां पर एक बहुत सिंपल आइडिया है, दैट इज द आइडिया ऑफ ऑब्लिक्यूटी फैक्टर। हालांकि ये जो डिफ्रैक्शन थ्योरी है वेव की, उसके रिगरस मैथमेटिकल एनालिसिस से आता है। ये ऑब्लिक्यूटी फैक्टर क्या है कि ये सोचो, ये हमारा वेव फ्रंट है और ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, और इसने एक अपना बबल क्रिएट किया है
ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, जिसको हम लोग वेवलेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेवलेट हम लोगों ने बनाया यहां पर, तो इस वेवलेट का भी तो ये सारा पॉइंट्स, ये तो वेव फ्रंट है, इसका भी तो सारा पॉइंट ऑसिलेटिंग होना चाहिए ना। बिल्कुल। और ये जो ऑसिलेटिंग पॉइंट्स होंगे इस वेव फ्रंट के, उनकी जो एम्पलीट्यूड होगी ऑसिलेशन की, वो सब जगह एक जैसी नहीं होगी। इस एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए लाते हैं ऑब्लिक्विटी फैक्टर, और ये इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। क्या मतलब, जैसे मानो कि ये वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन के साथ हमने ये रेडियल पोजीशन ले लिया P का थीटा एंगल पर, राइट। अब सोचो कि इस पॉइंट पर जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, राइट, दिस इज द पूरा एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इस ऑब्लिक्विटी फैक्टर यानी 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के। अब समझने की बात है कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये वाली पॉइंट अगर मैं देखूं, तो क्या मुझे दिख रहा है, इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। तो यहां पर ऑब्लिक्विटी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 0 डिग्री बाई 2, दैट इज 1, है ना। इसका इतना ही मतलब है कि यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, वो मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा संभव ही नहीं है। बात समझ में आई। और ठीक इसके पीछे अगर हम चले जाएं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस v के डायरेक्शन से अगर यहां का वैल्यू नापेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर मैं यहां देखूं तो ऑब्लिक्विटी फैक्टर कितना आ रहा है, 1 प्लस कॉस 180 डिग्री बाई 2, और ये हो जाएगा 0, बिकॉज कॉस 180 डिग्री इज -1। इसका मतलब इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्या मतलब ये, तो एम्पलीट्यूड ही नहीं है ऑसिलेशन का, इसका मतलब ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली जो बैक पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का कोई ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा होता है। यानी अगर मान लो ये वेव फ्रंट है और ये हमने स्फेयर्स बना डाले, बबल्स बना डाले, तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा था, मान लो वेव इधर अगर प्रोपगेट कर रहा है, तो ये तो ऑसिलेटिंग पॉइंट्स थे जिनका तुमने इन्वेलप तैयार किया। अगर तुम इन पॉइंट्स से इन्वेलप तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पॉइंट्स तो ऑसिलेटिंग ही नहीं है, और नॉन ऑसिलेटिंग पॉइंट से वेव फ्रंट नहीं क्रिएट होगा। इसीलिए ये जो बैक वेव फ्रंट है, ये बैक वेव फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है यहां तक?